सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फेफड़ों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्लाइड है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे लंग्स के बारे में कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके सामने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्त? शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। कई बार जनरली पेपर में क्वेश्चन बनते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन है तो हमारी ऑक्सीजन जो होती है उसको बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो तब आप बताते हो ये काम करते हैं लंग्स। एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे फेफड़े होते हैं ये क्या काम करते हैं? फेफड़े रक्त का शुद्धिकरण भी करते हैं। तो ये पॉइंट भी कई बार आपको पूछा गया है। वैसे रक्त का शुद्धिकरण हमारे गुर्दे भी करते हैं। तो जब भी आपको पूछता है कि ब्लड प्योरिफिकेशन कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ब्लड प्योरिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर दो ऑर्गन आपके लिए मेन होते हैं। एक तो आपके लंग्स हो जाते हैं और दूसरे आपके गुर्दे भी हो सकते हैं, आपकी किडनीज भी हो सकती हैं। तो हम लोग किडनीज और हमारे जो लंग्स होते हैं दोनों को ही पढ़ते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करने वाले ऑर्गन के रूप में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो एक सामान्य वयस्क इंसान आराम की स्थिति में लगभग, है ना, अगर हम लोग लगभग की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में लगभग 12 से 20 बार सांस लेता है। तो ये क्वेश्चन आपको कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जनरली जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो 1 मिनट में हम कितने टाइम ब्रीथ करते हैं। तो आप लोग जरूर याद रखोगे कि 12 से 20 बार हम लोग 1 मिनट में क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। ठीक है, 12 to 20 टाइम पर मिनट। क्लियर? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपको पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम एक दिन में औसतन अगर ओवरऑल देखें, भाई हमने अभी मिनट की बात करी है, तो 1 मिनट में हम लोग 12 से 20 बार क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। बट अगर आपको ओवरऑल पूछे पूरे दिन में हम लोग कितनी बार सांस ले लेते हैं, तो हम बताते हैं कि एवरेजन यानी औसतन 17,000 से 30,000 बार हम लोग सांस ले लेते हैं ओवरऑल एक दिन की अगर बात करें। ठीक है, तो बहुत अच्छा फैक्ट है आप लोगों की खुद की नॉलेज के लिए भी और एग्जाम में पूछा जाए तो उसके लिए भी। आगे चलते हैं कि इंसान का जो दायां फेफड़ा है, बेटा आप लोग जानते हो कि वी हैव 2 लंग्स। हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं। एक होता है हम लोगों का राइट लंग, ठीक है, एंड सेकंड इज लेफ्ट। अगर कंपैरिजन करें हम दोनों का तो हमारा कौन सा फेफड़ा छोटा है और कौन सा बड़ा? तो राइट वाला लंग आपका कंपैरेटिवली बड़ा होता है लेफ्ट वाली के कंपैरिजन में। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि इंसान का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा और भारी होता है। अ ह्यूमन्स राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर एंड हैवियर देन द लेफ्ट लंग। क्यों? क्योंकि ये जो आप लोगों का लेफ्ट वाला लंग होता है ना, यहाँ पर एक स्पेस पाया जाता है जिसमें आपका जो हार्ट होता है वो रखा हुआ होता है, जिसमें आपका दिल रखा हुआ होता है। तो आपके दिल को, आपके हार्ट को स्पेस देता है आपका जो लेफ्ट वाला लंग होता है। तो देखो बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है ताकि छाती में दिल के लिए जगह बन सके। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर टू मेक रूम द हार्ट इन द चेस्ट। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आपका ये जो लेफ्ट वाला लंग होता है, जब ये आपके दिल को पोजिशन या दिल को स्पेस देता है तो इस स्पेस को किस नाम से जाना जाता है? तो दिस स्पेस इज नोन एज कार्डिक नोच। इसको कहा जाता है दोस्त कार्डिक नोच, हृदय खांच। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर कि विच लंग हैव कार्डिक नोच। कौन से फेफड़े में कार्डिक नोच होती है? तो आपने कहा लेफ्ट के अंदर, यानी कि बाएं फेफड़े में। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, फेफड़े मानव शरीर के एकमात्र ऐसे अंग है जो पानी पर तैरते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। The lungs are the only organ in the human body that can float on water। देखो हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, हमारे जो लंग्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं बेटा। स्पंज देखा है आप लोगों ने? जैसे बर्तन साफ करने वाला स्पंज आता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिमिलरली आपके जो लंग्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं। स्पंजी होने की वजह से बहुत लाइट वेट होते हैं और आपके वाटर पर फ्लोट कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हमारे फेफड़ों में लगभग 30 से 50 करोड़ टूटी हवा की थैलियां होती है जिन्हें वायु कोष्ठिका यानी एल्वियोलाई कहा जाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा गया है पेपर में कि हमारे लंग्स के अंदर जहां पर एयर एक्सचेंज होती है, ये जो एल्वियोलाई होती है ये क्या करती है? एक्सचेंज करती है गैसेस को। इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारी बॉडी के अंदर जो हवा है उनको गैसेस है उनको एक्सचेंज करती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को आपके ब्लड के अंदर पहुंचाती है एल्वियोलाई। यही एल्वियोलाई आपके लंग्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी होती है। तो अगर हम इन एल्वियोलाई की बात करते हैं तो यही एल्वियोलाई आपके लंग्स की क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इन्हीं को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे लंग्स की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं? तो फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ये वायु कोष्ठिका यानी एल्वियोलाई होती है। इन्हीं को हम कूपिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। अच्छा, अगर फेफड़ों की सभी वायु कोष्ठिकाओं को चपटा करके बिछा दिया जाए तो एक पूरे टेनिस कोर्ट जितना क्षेत्र कवर हो सकता है। तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर ये सारी एल्वियोलाई आपकी फ्लैटन कर दी जाए, चपटी करके बिछा दी जाए, तो ऐसा बन जाएगा जैसे रैकेट, एक बैट होता है जिससे हम रैकेट खेलते हैं, है ना। इफ ऑल द एल्वियोलाई इन द लंग्स वर लेड आउट फ्लैट दे वुड कवर एन एरिया द साइज ऑफ एन एंटायर टेनिस कोर्ट। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि ये जो एल्वियोलाई होती है ना, कई बार आपको यहाँ से इनकी शेप पूछ ली जाती है। तो ये जो आपके फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई है, मींस कूपिकाएं भी इनको कहते हैं हम लोग। तो ये जो कूपिकाएं होती हैं अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो ये लगभग 300 मिलियन से 400 मिलियन आपके लंग्स के अंदर होती है। तो कई बार ना इनका आपको नंबर्स भी पूछ लिया जाता है और इनकी ना शेप से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एल्वियोलाई की शेप कैसी होती है, इनका आकार या आकृति कैसी होती है? तो ये होते हैं ग्रेप्स लाइक। जैसे कि हम लोग अंगूर खाते हैं, ग्रेप्स लाइक होती है ये। अंगूर की संरचना, जैसे अंगूर हम लोग खाते हैं, अंगूर के समान ही आपको नजर आती है। और कई बार आपको ऐसा भी लिखा होता है कि ये होती है गुब्बारों के समान, बलून लाइक। जैसे हम लोग बलून फुलाते हैं पानी के अंदर, वैसे ही आपको नजर आती है।
तो ये ऐसी संरचनाएं हैं जो गुब्बारों के समान भी नजर आती है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये जो एल्वियोलाई होती हैं, इनके अंदर एक और पॉइंट है जो आपको पूछा जाता है, इन एल्वियोलाई के अंदर ब्लड वेसल्स का एक जाल फैला हुआ होता है। इनके अंदर होता है ब्लड वेसल्स का नेट, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है उनका एक नेट फैला हुआ होता है। रक्त वाहिकाओं का जाल इनके अंदर पाया जाता है, ये कई बार आपको स्टेटमेंट में पूछा गया है, रक्त वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। इसी जाल से जो एयर मतलब जो गैसेस होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती हैं और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर बाहर निकाली जाती है। अच्छा, यहाँ से पूछा जाता है कि ये किस प्रोसेस पर काम करती हैं आपके लंग्स के अंदर, तो ये विसरण की प्रक्रिया पर काम कर रही होती है, विसरण यानी कि डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस पर काम करती हैं आपके लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों। ये मेन पॉइंट है जो स्लाइड पर मैंने आपको बताया। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सांस लेते समय हम जो हवा अंदर खींचते हैं उसमें केवल 21% ऑक्सीजन होती है। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको पूछा जाता है। चलो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताती हूँ। जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम दो तरीके से सांस लेने का प्रोसेस करते हैं। एक होता है, आप बताते हो, इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर की तरफ लेना, है ना, इनहेलेशन सांस अंदर की तरफ लेना। एक होता है एक्सेलेशन, सांस बाहर की तरफ निकालना। तो ऑलमोस्ट आपको पूछ लिया जाता है कि जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं लाइक दिस, सांस अंदर ले रहे हैं, तो कौन कौन सी गैसेस ले जाते हैं, हम ऑक्सीजन ले जाते हैं 21% में, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले जाते हैं ऑलमोस्ट अगर बोले तो 0.03% में, हम नाइट्रोजन ले जाते हैं अबाउट 78 to 79% में अंदर ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इन गैसेस को बाहर निकाल रहे होते हैं, हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ऑक्सीजन भी बाहर आती है, बट अबाउट 60 to 70% इतनी ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज्यादा कंपैरेटिवली दिस, मतलब इसके कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर आती है 4%, ठीक है। देखो गई कितनी कम थी और बाहर कितनी ज्यादा आई है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सेलेशन के दौरान, बाह्य श्वसन के दौरान हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकालते हैं। और नाइट्रोजन का कुछ नहीं होता, नाइट्रोजन जितनी अंदर गई थी उतनी ही ये बाहर भी आ जाती है, ठीक है। तो ये गैसेस का अमाउंट है जो आपको पूछा जाता है आपके एक्सेलेशन और इनहेलेशन के दौरान। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम हवा अंदर खींचते हैं जिसमें केवल 21% ऑक्सीजन होती है। हमारे द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में लगभग 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड और 16% बची ऑक्सीजन रहती है। ये पॉइंट जो मैंने अभी भी आपको बताया, ठीक है। अच्छा, फेफड़ों के अंदर दर्द महसूस होने वाली नसें नहीं होती हैं, इसलिए फेफड़ों में खुद दर्द नहीं होता, मतलब यहाँ पर पेन नर्व्स नहीं होती हैं आपके लंग्स के अंदर, ठीक है, पेन नर्व्स यहाँ पर नहीं होती हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब हम लोग फेफड़ों का अध्ययन करते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छा है कि फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। हम लोग बात करें तो स्टडी ऑफ लंग्स क्या होती है, तो जब हम लोग लंग्स की स्टडी के बारे में बात करते हैं, इसको कहा जाता है दोस्त पुल्मोनोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी। और जो फेफड़ों के डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं पुल्मोनोलॉजिस्ट। तो पुल्मोनोलॉजी किसका अध्ययन होता है, हमारे लंग्स की स्टडी यानी फेफड़ों का अध्ययन होता है पुल्मोनोलॉजी। एक नंबर में पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं, डायफ्राम वह मुख्य पेशी है जो सिकुड़कर और फैलकर हमें सांस लेने में मदद करती है। बहुत अच्छा पॉइंट है डायफ्राम। आपके लंग्स के नीचे यहाँ पर एक डॉम शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को कहते हैं डायफ्राम। और ये जो डायफ्राम होता है ये ओनली मसल है, एकमात्र ऐसी पेशी है जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है, जो श्वसन में भाग लेती है। तो ये पूछा जाता है, द डायफ्राम इज द मेन मसल दैट हेल्प अस ब्रीथ बाय कनेक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग करने में यानी कि हमारे फेफड़ों को फैलाने और सिकुड़ने में हेल्प कर रही होती है। अच्छा, इंसान के छींकते समय हवा की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इतनी स्पीड से हम लोग स्नीज करते हैं, छींकते हैं, ठीक है। खांसते समय हमारे मुंह से निकलने वाली हवा की गति लगभग 80 क्या होती है, 80% या 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये पॉइंट भी आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे शरीर का लगभग 70% अपशिष्ट सांस के जरिए फेफड़ों से गैस के रूप में बाहर निकलता है। भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड जब निकालते हैं तो लगभग 70% जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में, अपशिष्ट हमारी बॉडी में है, वो हम बाहर निकाल देते हैं फेफड़ों के जरिए ही। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि फेफड़े भी हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी नाक को फेफड़ों तक पहुंचाने से पहले फिल्टर करने उसमें गर्म करने, उसे मतलब जो हम गर्म करते हैं हवा को और नमी देने का काम करती है। तो हमारी जो नाक होती है, आप लोग जानते हो, हम लोगों की जो नोज होती है वो क्या करती है, जब फेफड़ों तक हवा पहुंचती है उससे पहले हवा को वार्म अप करती है, हवा को गर्म करने का काम करती है। और हमारी जो नोज होती है ना, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारी नाक में पाए जाते हैं छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बाल, आपने देखा छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, जिनको हम लोग सीलिया के नाम से भी जान सकते हैं, सीलिया, जिन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, सीलिया। क्लियर। तो ये आपकी हवा को फिल्टर कर भेजते हैं आपके लंग्स के अंदर। आगे, इंसान एक दिन में सिर्फ सांस छोड़ने की प्रक्रिया में ही लगभग आधा लीटर पानी खो देता है। मतलब जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम वेपर के रूप में जो पानी है उसको भी बाहर निकालते हैं, वेपर के रूप में, पानी वाष्प के रूप में। तो लगभग आधा लीटर पानी हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आगे अगर बात करें तो आराम करते समय हम हर बार सांस लेने पर लगभग आधा लीटर यानी 500 ml हवा अंदर खींचते हैं, जिसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। कहा जाता है पेपर में आपको ये टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। एट रेस्ट वी इनहेल अबाउट हाफ लीटर, मतलब टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हमारे फेफड़ों का, 500 ml ऑफ एयर विद ईच ब्रेथ विच इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। मतलब आराम की मुद्रा में हम जितनी हवा बाहर छोड़े, जितनी हवा अंदर ले, वो होता है हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 500 ml। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग, तो आप बताते हो 500 ml। आगे, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, जो सांस नली के ठीक ऊपर स्थित होता है और आवाज निकालता है। देखो यहाँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर होता है आप लोगों का लैरिंक्स, और ये लैरिंक्स जिसको हम कंठ भी कहते हैं, कंठ बोले तो आवाज, यहाँ से आवाज जनरेट होती है। लड़कों में कई बार ये बहुत बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, को हम लोग क्या कह देते हैं, एडम्स एप्पल कह देते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि लड़कों में लैरिंग्स वाला एरिया काफी उभरा हुआ होता है, जिसको क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया द लैरिंग्स आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, इट इज लोकेटेड जस्ट अबाउट द विंड पाइप एंड प्रोड्यूस साउंड, यहीं से साउंड निकलती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
अगला पॉइंट है फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। हमारे गले का वह हिस्सा है तो हवा और भोजन दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग का काम करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि यहाँ पर होता है दोस्त लैरिंग्स और यहाँ पर होता है तो ये फेरिंग्स और यहाँ पर लैरिंग्स। ये वाला एरिया क्या कहलाता है आपको मैंने बताया, ये एरिया होता है फेरिंग्स और ये नीचे होता है लैरिंग्स। ठीक है, तो लैरिंग्स से तो वॉइस निकलती है, जबकि जो फेरिंग्स होता है ये फेरिंग्स क्या करता है, ये कॉमन पैसेज है जहां पर आप लोगों का फूड पाइप और जहां पर आप लोगों की विंड पाइप दोनों मिल रही होती है। मतलब भोजन वाली नली भी और सांस वाली नली भी दोनों यहीं पर आपकी मिल रही होती है। ठीक है, अच्छा एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह काम करता है जो खाना निगलते समय सांस की नली को बंद कर देता है ताकि खाना फेफड़ों में ना जा पाए। बहुत अच्छा पॉइंट, यहीं पर होता है एपिग्लोटिस। यहीं पर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं हम लोग एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, ये एपिग्लोटिस जो होता है ये एक ढक्कन की तरह काम कर रहा होता है बेटा, और जब ये ढक्कन की तरह काम करता है तो ये एपिग्लोटिस आपके विंड पाइप को ढक लेता है जिससे खाना विंड पाइप में जाकर फंस ना जाए। तो ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है आपके लिए। द एपिग्लोटिस एक्ट लाइक अ लिड क्लोजिंग द विंड पाइप व्हेन फिलिंग टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग कि श्वास नली जिसको ट्रैकिया कहते हैं या इसी को विंड पाइप भी कह देते हैं, वो विंड पाइप भी कहा जाता है। ठीक है, जो उपास्थि के सी आकार के छल्लों से बनी होती है ताकि यह चिपक ना जाए। तो जब हम हमारी विंड पाइप की बात करते हैं, ये आपकी विंड पाइप है, इसमें ऐसे आपको सी के आकार के कॉर्टिलेज के छल्ले होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी ट्रैकिया के अंदर किसके छल्ले पाए जाते हैं, उपास्थि के छल्ले। क्यों पाए जाते हैं, ताकि हमारी जो विंड पाइप है वो स्ट्रेट खड़ी रहे, वो नीचे कोलैप्स ना करे, वो नीचे चिपक ना जाए, तो वो सीधी खड़ी रहती है जिससे फेफड़े में डायरेक्टली हवा की पहुंच जाती है। ठीक है, तो द ट्रैकिया आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, इट इज मेड ऑफ सी शेप्ड रिंग ऑफ कॉर्टिलेज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, चलिए हिचकी आती है ना दोस्त हिचकी, तो हिचकी तब आती है जब डायफ्राम पेशी में अचानक से ऐंठन हो जाती है। हमारा डायफ्राम अचानक से सिकुड़ने लग जाता है, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो हम लोगों को हिचकी आती है। और वो तब तक आती है जब तक वो अपनी एग्जैक्टली पोजीशन में नहीं आ जाता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि उबासी जब हम मुंह फाड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उबासी लेते हैं ऐसे करके। तो उबासी अक्सर तब आती है जब मस्तिष्क को अचानक अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मींस हमारे ब्रेन के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है, तब हमें उबासी आती है। ठीक है, और शरीर थका हुआ होता है उस दौरान। ठीक है, चलो जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे के फेफड़ों का रंग गुलाबी होता है, तो बड़े होने पर प्रदूषण के कारण हल्का मटमैला या सलेटी हो सकता है। तो ये भी आपको पता है, हमारे जो नेचुरली लंग्स होते हैं वो होते हैं पिंक हेल्दी लंग्स, बट जब हम पोल्यूशन वाली जगह पर रहते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो हमारे लंग्स का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ठीक, अब आगे बढ़े, तो अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों। नवजात शिशु यानी कि जब हम लोग बात करते हैं किसी नवजात शिशु के वयस्कों की तुलना में, है ना, तो नवजात शिशु वयस्कों की तुलना में बहुत तेजी से सांस लेते हैं। हमारी ब्रीथिंग रेट थोड़ी कम होती है, लेकिन न्यूबॉर्न की ब्रीथिंग रेट थोड़ी ज्यादा होती है। लगभग कितनी होती है, 1 मिनट में 30 से 60 बार वो ब्रीथ करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नवजात में श्वसन दर कितनी होती है, व्हाट इज द ब्रीथिंग रेट इन अ न्यूबॉर्न। क्लियर। अच्छा, पहाड़ों और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, इसीलिए वहां जल्दी सांस फूलने लगती है। ये भी स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के स्टेटमेंट पेपर में आते हैं। इस क्लास से आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं फेफड़ों और हृदय को बाहरी चोट से सुरक्षित रखने के लिए हमारे जो फेफड़े होते हैं मींस उनके चारों ओर पसलियों का पिंजरा होता है। आप जानते हो आपके लंग्स पसलियों में गिरे हुए होते हैं, यहाँ आपकी रिब्स होती हैं, रिब्स। ठीक है, इन्हीं के अंदर आपके फेफड़े होते हैं। ठीक है, और आपके लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। हमारे जो फेफड़े हैं उनके चारों तरफ, ठीक है, फेफड़ों की झिल्ली, आपके फेफड़ों के चारों तरफ एक झिल्ली भी होती है दोस्त, एक मेम्ब्रेन भी होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम भी आपको एग्जामिनेशन में आता है, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, है ना। प्लूरल मेम्ब्रेन हमारे लंग्स को कवर करती है। धूम्रपान फेफड़ों के अंदर मौजूद छोटी बाल जैसी संरचनाओं, जिन्हें हम सीलिया कह रहे हैं, आपके नोज में भी होते हैं, उनको नष्ट कर देता है, जिससे कि सारे टॉक्सिन आपके लंग्स में ही जमा होते रहते हैं और आपके लंग्स के अंदर एक तार जैसा जो पदार्थ है वो जम जाता है, जिससे सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। अच्छा, सीलिया हमारे श्वसन तंत्र में झाड़ू की तरह काम करते हैं, तो बलगम और धूल मिट्टी को ऊपर ही धकेलते रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये आपकी नोज में प्रेजेंट होते हैं। आगे हमने बात करी, हमारी सांस रोककर खुद को मारना जैविक रूप से असंभव है, क्योंकि बेहोश होते ही शरीर का नर्वस सिस्टम अपने आप सांस लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम खुद नहीं कर सकते ये काम। कोई गला घोटकर किसी को मार देता है वो अलग बात है, बट हम खुद अपने आप अपनी सांस रोककर डेथ अपनी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हंसना या जब हम लोग लाफ करते हैं तो फेफड़ों से बासी हवा को बाहर निकालना और ताजी हवा को गहराई तक अंदर लाने का एक बेहतरीन व्यायाम है। सुबह सुबह करते हैं ना, पार्क में जाते हैं बड़े बूढ़े लोग ऐसे ऐसे करके, एक योगा होता है लाफिंग योगा। उससे क्या होता है कि हवा में जितनी भी आपकी बासी हवा है वो बाहर निकल जाती है और अच्छी एयर आपके लंग्स में जाती है, जिससे ऑक्सीजन का अच्छा खासा लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है। अच्छा, एक वयस्क व्यक्ति के फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी, ये भी पूछा जाता है। हमारे फेफड़े कितनी कैपेसिटी रखते हैं, तो लगभग 6 लीटर। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। हमारी टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 6 लीटर होती है। अच्छा, स्लीप एपनिया एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोते समय व्यक्ति की सांस कुछ सेकंड के लिए बार बार रुक जाती है। आते हैं ना खराटे, ऐसे ऐसे करते हैं जब सोते हैं, तो ये स्लीप एपनिया के नाम की बीमारी होती है। इसमें कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाती है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर आवाज आती है गड़गड़ गड़गड़, जैसे खराटे लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सामान्य जुकाम जो होता है मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से को, इससे मतलब जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है का एक वायरल संक्रमण है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है बेटा, ये कई बार आपको एग्जामिनेशन में आया है कि जो वायरस के कारण हमें जुकाम होता है। जुकाम किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण। ठीक है, यानी कि कोल्ड जो होता है हम लोगों को वो वायरस के कारण, और वायरस का नाम है राइनो वायरस। और ये राइनो वायरस आपके किस रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है, इफेक्टिव अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। ये सीधा क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, अच्छा, अस्थमा भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, एक ऐसी क्रोनिक बीमारी है जिसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और वो सिकुड़ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अस्थमा भी आपको रेस्पिरेटरी डिजीज है, और ये फंगस के कारण होने वाली बीमारी है, ये कवक के कारण होने वाली बीमारी है, तो अस्थमा होती है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। फेफड़ों के अंदर श्वास नली छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। आपकी ये जो श्वास नली है ये छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ेगी जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं दोस्त, ठीक है। ये उल्टे पेड़ की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई कैसा ट्री हो, अपसाइड डाउन ट्री हो। अच्छा, ऑक्सीजन को फेफड़ों की वायु कोशिकाओं से लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम रक्त में मौजूद हेमोग्लोबिन करता है। हेमोग्लोबिन हमारा क्या है? श्वसन वर्णक है। ये भी क्वेश्चन सीधा आता है कि हमारा श्वसन वर्णक कौन सा है। हम लोगों का रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो हेमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दोस्त, ठीक है। ये हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी यही ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को आपके ब्लड के अंदर ट्रैवल कराने का काम करता है, ठीक। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट स्लाइड है। कोशिका जो आपकी कोशिकाएं होती हैं ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा बनाती हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अच्छा, गहरी सांस लेने से पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है जिससे शरीर को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। अच्छा, इस वीडियो में हमने 40 फैक्ट्स पढ़े हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। या ईस्ट से क्वेश्चन आते हैं कि ईस्ट में जब वायवीय और अवायवीय रेस्पिरेशन, वायवीय और अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको वहां पर पूछे जाते हैं। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सेकंड पार्ट और लेकर आएंगे क्योंकि अभी भी इस चैप्टर से बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके बच चुके हैं। फिलहाल आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही वो भी आपको बताना है और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर।